Hey guys, welcome to Commerce Stream by CFA Nidhi Jain, and today I'm going to explain you bank reconciliation statement of 11th standard. ओके देखिए कोई भी एक ट्रेडर या बिजनेसमैन होता है, ठीक है। ये बिजनेस में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन करता है, कभी मनी रिसीव करता है, कभी पेमेंट्स करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इसको करने पड़ते हैं, है ना। अब हर बिजनेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हर पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा के रखें। ओके, तो जब भी कोई ट्रेडर या बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करता है, तो उसकी एंट्री वो कहाँ पे जाके करता है, वो एंट्री करेगा कैश बुक के बैंक कॉलम में। ओके, ठीक है। वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। देखिए, अगर कोई भी ट्रेडर होता है या बिजनेसमैन होता है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन करने होते हैं, ठीक है। अब बिजनेसमैन के लिए ये कंपलसरी होता है कि उसको अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब वो अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू कर रहा है ना, हो सकता है बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन करे और ना भी करे, है ना। बट अगर वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उस केस में उसको एंट्रीज कहाँ पे जाके करनी होती है, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर। ओके, अब ये कैश बुक का आपको पता है, हम स्टडी कर चुके होंगे कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, अगर उसका नॉर्मल बैलेंस है या फिर हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। फेवरेबल अगर बैलेंस होता है या नॉर्मल बैलेंस होता है तो वो कैसा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। कैश बुक का आपको बैलेंस डेबिट ही मिलेगा, है ना। बट अगर इन केस उसके डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है कि उसके जो रिसीट्स है, रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, ठीक है। तो उस केस में उसका डेबिट बैलेंस होगा। मतलब कि अगर उसके रिसीट्स कितने हैं, उसको कितना मनी रिसीव हो रहा है, उसको रिसीव हुआ 5000 रुपीज़ का, और जबकि उसको जो पेमेंट्स किए हैं वो 3000 रुपीज़ के किए हैं, तो यहाँ पे 2000 का डेबिट बैलेंस होगा। 5000 माइनस 3000, 2000 का यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे को अगर फेवरेबल बैलेंस चाहिए, जब रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, तो उस केस में फेवरेबल बैलेंस जो होता है हमारा डेबिट होता है। जब भी रिसीट्स होगी तो हमको क्या करना है, कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। ये हमारा इन केस अगर है ना, किसी जो बिजनेसमैन है उसको क्या है, मनी रिसीव हो रहा है। कितना मनी रिसीव हो रहा है, उसको 5000 रुपीज़ उसको रिसीव हो रहे हैं। ओके, तो ये रिसीव हुए हैं उसको 5000 रुपीज़ बैंक के थ्रू हुए हैं। ओके, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका कैश बुक का बैंक कॉलम में इसकी एंट्री होगी। कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम होता है, वहाँ पे इसकी एंट्री होगी। किस साइड होगी, डेबिट साइड में होगी। यानी कि 5000 रुपीज़ उसके कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करने का वर्क करेंगे। ओके, सेम में अगर वो पेमेंट करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक के थ्रू अगर उसने पेमेंट किया है, उसने 3000 रुपीज़ का पेमेंट किया, है ना। तो ये चीज़ क्या होगी, कैश बुक के बैंक कॉलम से एंट्री होगी, क्योंकि उसने बैंक के थ्रू अगर कुछ पेमेंट किया है ना। तो वहाँ पे 3000 रुपीज़ का से उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, एंड एंट्री जो होगी वो क्रेडिट साइड होगी। तो हमको क्लियर मालूम हो रहा है कि यहाँ पे जब भी कुछ रिसीव होता है तो कैश बुक में आपको डेबिट करना है, और जब भी कुछ उसको पेमेंट करना है तो उसको हमें कैश बुक में क्रेडिट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने जो करा है वो है हमारा कैश बुक का ट्रांजेक्शन, है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए अगर कोई बिजनेसमैन है या नॉर्मल पर्सन कोई भी है ना, उसने क्या कर रखा है कि अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती रहेगी। वो बैंक के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन होगा वो उस पर्सन के बिहाफ पे बैंक अपने पास में एंट्री करेगी। किस में एंट्री करेगी, बैंक स्टेटमेंट में। और जब भी उस पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी या उस बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होगी तो वो उससे बैंक से वो बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि पासबुक क्या होती है, ये एक बुक होती है, या बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है। किसको, बिजनेसमैन को। क्यों प्रोवाइड करता है वो, क्योंकि उस बिजनेसमैन का बैंक के पास में अकाउंट ओपन है, और अगर वो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू कर रहा है तो उसकी एंट्री जो बिजनेसमैन के बिहाफ पे कौन करेगा, बैंक अपने पास करेगा, ठीक है। और वो ट्रांजेक्शन्स का थोड़े कुछ भी क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट क्या करेगा, बैंक उस बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवा देगा। ओके, अब पासबुक का जो बैलेंस होता है या बैंक स्टेटमेंट का अगर फेवरेबल बैलेंस हम देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस जो होता है
वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर बैंक इसका बैंक ओवरड्राफ्ट का कंडीशन है, ठीक है, तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट के कंडीशन के अंदर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। ओके, तो बैंक स्टेटमेंट का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम बोलेंगे कि हमारे बैंक में मनी डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट के अंदर मनी डिपॉजिट हो रखा है और हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम। अभी आपको कैश बुक एंड पासबुक में समझ में आया होगा। कैश बुक जो होती है वो ट्रेडर के पास रहती है, वो मेंटेन करता है, जबकि पासबुक जो होती है वो किसके पास होती है? बैंक के पास होती है। बैंक स्टेटमेंट जो होता है बैंक के पास में होता है और उसको कस्टमर के बिहाफ पे यानी कि उस बिजनेसमैन के बिहाफ पे कौन मेंटेन करेगा? बैंक मेंटेन करेगा, ठीक है। अब हमको कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे कि ये कैश बुक है, ओके, और ये पासबुक है, ठीक है। अब देखिए कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस अगर मैं चेक करती हूँ, नॉर्मल जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए डेबिट, यानी कि प्लस वाली कंडीशन है, सब कुछ सही चल रहा है ना। जबकि अनफेवरेबल कंडीशन अगर मैं देखती हूँ इसके बैंक कॉलम में ये सब एंट्री चेक करें ना हम बैंक, अभी क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम के बारे में और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं कैश बुक के अनफेवरेबल कंडीशन की बात करती हूँ, ठीक है, यानी कि हमारा कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स क्रेडिट बैलेंस है। नेगेटिव का मीन्स हो जाता है कि आपके पेमेंट्स ज़्यादा है और आपके रिसीट्स कम है। ओके, सेम वे में अगर पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक का जो होता है बैंक स्टेटमेंट जो होता है, पहले पासबुक प्रोवाइड कराई जाती थी, अभी बैंक अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो बैंक का क्या है फेवरेबल, अगर हम बैलेंस चेक करते हैं बैंक स्टेटमेंट का, तो ये क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ये प्लस का कंडीशन हो गया। और जो अगर इसका अनफेवरेबल अगर मैं चेक करती हूँ, बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल अगर बैलेंस होता है जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, तो ये होता है हमारा डेबिट, ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। ओके, इसको वापस से मैं समझा रही हूँ कि कैश बुक का तो होता है अपना फेवरेबल तो होता है डेबिट, ठीक है। अनफेवरेबल जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, कैश बुक में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। सेम वे में पासबुक के अंदर हम चेक करते हैं तो पासबुक के अंदर क्रेडिट है, इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर इसका नेगेटिव बैलेंस देख रहे हैं तो नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि कस्टमर का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर क्या हुआ है कि नेगेटिव बैलेंस हो चुका है, ठीक है, यानी कि कस्टमर का बैलेंस जो था नील हो गया और उसको अगर कुछ भी एक्सपेंसेस करने हैं तो उसने बैंक से और मनी लिया है, ठीक है। जैसे आपको और अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ मैं इसको। जैसे मान लीजिए कस्टमर के बैंक अकाउंट में, एक कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट थे, ठीक है। अब यानी कि 50,000 उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है तो उसका बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो अभी क्रेडिट है, प्लस में चल रहा है। उसने किसी को पेमेंट किया 1 लाख रुपीज़ का, ओके। अब यहाँ पे जैसे वो 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करता है तो इस केस में क्या हो रहा है कि 50,000 तो उसके पास डिपॉजिट थे और 1 लाख का उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया थ्रू बैंक, ठीक है। तो उसका जो बैंक जो बैलेंस हो गया वो 50,000 नेगेटिव हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे उसने बैंक से 50,000 रुपीज़ ओढ़ लिए, 50,000 तो ऑलरेडी उसके पास में पड़े थे और 50,000 उसने बैंक से ओढ़ लिए हैं, तो 50 बैंक ओवरड्राफ्ट का कंडीशन हो गया ये, ठीक है। बैंक बैलेंस अभी उसका जो है वो डेबिट हो चुका है, कितने से, -50,000, नेगेटिव बैलेंस हो चुका है, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर इस चीज़ को हम वापस से और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर कस्टमर को कोई मनी रिसीव हो रहा है तो उसका डेबिट हो जाएगा,
ठीक है। कोई भी कैश बुक में उसकी एंट्री डेबिट हो जाएगी। अगर कस्टमर को 5,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं कस्टमर से, अगर बिजनेसमैन को 5,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, है ना, तो उसकी कैश बुक में 5,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे। ओके। अगर वो कहीं पे पेमेंट कर रहा है तो उस केस में वहाँ पे जैसे उसने 2,000 का पेमेंट किया है तो 2,000 उसकी कैश बुक में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। अब यही चीज़ क्या होगी यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 5,000, अगर अब ये सब ट्रांजेक्शन अगर बैंक के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू है, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में ही हुआ है। 5,000 रुपीज़ उसने रिसीव किया तो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट हुआ 5,000। अगर उसने 2,000 कहीं पे पेमेंट किया तो कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर उसने 2,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब उसने बैंक के थ्रू किया तो बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक भी वहाँ पे अपने उधर एंट्री करेगा, जिसको बाद में बैंक स्टेटमेंट में शो करेगा। अब उसने 5,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं तो वो बैंक क्या करेगा, 5,000 रुपीज़ से कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा मतलब 5,000 रुपीज़ कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है। कैश बुक में डेबिट हो रहा है बट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है। ये डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे कैश बुक में तो डेबिट हम शो करते हैं, बट बैंक अकाउंट का जब भी बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम बोलेंगे क्रेडिट हो रहा है ना। तो 5,000 रुपीज़ कस्टमर के या फिर उस बिजनेसमैन के अकाउंट में क्या हुए हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। सेम वे में जब उस बिजनेसमैन ने किसी पर्सन को 2,000 रुपीज़ का पेमेंट किया था, बैंक के थ्रू किया था, तो बैंक ने क्या किया, उस बिजनेसमैन के अकाउंट को 2,000 रुपीज़ से नेगेटिव कर दिया, डिडक्ट कर दिया, यानी कि डेबिट कर दिया। तो 2,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस हो गया। देखिए अब यहाँ पे 5,000 रुपीज़ से कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, सेम वे में बैंक स्टेटमेंट में भी 5,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कस्टमर का बैलेंस 2,000 रुपीज़ से डिक्रीज हुआ है, सेम वे में बैंक स्टेटमेंट में भी कस्टमर का 2,000 रुपीज़ से बैलेंस डिक्रीज हुआ है। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस चेक करती हूँ तो 3,000 रुपीज़ का यहाँ पे डेबिट बैलेंस रह रहा है कैश बुक के अंदर। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंस चेक करती हूँ, है ना, बैंक स्टेटमेंट का अगर मैं बैलेंस निकालती हूँ तो 3,000 रुपीज़ से कौन सा बैलेंस रह रहा है, क्रेडिट बैलेंस रह रहा है। 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े तो क्रेडिट बैलेंस उसके पास में प्लस में है ना अपना। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में 3,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस है। ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या है। बैंक रिकन्सिलेशन का मीनिंग ये होता है कि जब कैश बुक और बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये टैली कर रहा है, 3,000 इज इक्वल टू 3,000, है ना, ये 3,000 इसके इक्वल है ना। तो यहाँ पे मुझे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बट अभी क्या हो रहा है, बैंक रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होती है कि कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस है और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो टैली नहीं करता है। ओके। जैसे कि यहाँ पर तो हमारा टैली कर रहा है 3,000 इज इक्वल टू 3,000। ओके। तो यहाँ पे मुझे बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। बट अगर मान लो कैश बुक का जो बैलेंस था बैंक कॉलम का वो 5,000 रुपीज़ का था डेबिट बैलेंस, जबकि वही बैलेंस मतलब उस कस्टमर या उस बिजनेसमैन का जो बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितने का था, उसके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस था। तो यहाँ पे 3,000 का डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, जब मेरे पास में बैंक स्टेटमेंट आता है और मैं अपनी कैश बुक से चेक करती हूँ कि देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम पड़ा कि 5,000 इज़ नॉट इक्वल टू 2,000, तो मुझे उसके रीजंस फाइंड आउट करने होंगे कि किस रीज़न से मेरे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं पेमेंट अगर बैंक के थ्रू कर रही हूँ तो मेरे को दोनों जगह एंट्री होनी चाहिए, बट किसी ना किसी रीजन से मेरे बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उन बैलेंसेस को नहीं मैच करने के हमें रीज़न फाइंड आउट करने होते हैं, उनको हमें सॉर्ट आउट करना होता है और फिर हमें उनको सॉर्ट आउट करने के बाद में दोनों बैलेंसेस को मैच करवाना होता है। ठीक है। तो वो इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल सा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें कि अगर आपका कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस ओके और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर टैली नहीं कर रहा है, अगर इक्वल नहीं है या मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक ये रीजंस फाइंड आउट करने होते हैं कि ये बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। और उसके बाद में जब ये रीजंस फाइंड आउट करते हैं तो हम उनको फिर उसको बैंक रिकन्सिलेशन में उनको सेट करते हैं और फिर हम दोनों बैलेंसेस को टैली करवा देते हैं। ठीक है। अब इसका हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करना है वो चीज़ हमें सीखनी होगी। और हमें एक और क्या चीज़ सीखनी है कि ये बैलेंसेस हमारे किन रीजन से इन बैलेंसेस में डिफरेंस आता है वो हमें सीखनी है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखो आपको क्वेश्चन में 4 कंडीशंस गिवन हो सकती हैं, ठीक है। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। अब वो कोई सा भी गिवन हो सकता है ना, ठीक है। हो सकता है आपको 4 कंडीशंस मेंशन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जो हम चीज़ देख रहे हैं वो हमारा सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में हमको कौन सा बैलेंस गिवन है, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है या बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है ना। ये हमको चेक करने का है। फिर उसके बाद में जो उससे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है या फिर पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक या पासबुक से टैली क्यों नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है बट वो पासबुक से टैली नहीं कर रहा है तो उस केस में हमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने कि क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उनसे रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट्स करने होंगे और उसके बाद में हमें दोनों बैलेंसेस को टैली करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में 4 कंडीशन होती है, उनमें से कोई सी भी एक कंडीशन गिवन हो सकती है ना। हो सकता है आपको कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। ये फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो इसको हम प्लस में रखेंगे, ओके। इसको हमें प्लस से स्टार्ट करना है ना। मे भी आपको क्या गिवन हो, कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट का कंडीशन होता है, यानी कि ये नेगेटिव वाला कंडीशन है। हमने बैंक से और मनी लिया, हमारा मनी तो खत्म हुआ है, हमने बैंक से और मनी को उधार ले लिया है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव वाली कंडीशन है। तो इस केस में मुझे अपना क्वेश्चन नेगेटिव अमाउंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, पहले अभी सिर्फ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। अब मे भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट्स गिवन हो और उसमें हमको बैंक स्टेटमेंट का क्या गिवन है, उसके अंदर हमको बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल कंडीशन होती है ना, तो ये हमको पॉजिटिव से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ओके। मे भी आपको 4th कंडीशन गिवन हो। 4th कंडीशन क्या हो सकती है कि बैंक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, आपको बैलेंस गिवन रहेगा और वो भी बैलेंस कैसा गिवन रहेगा, डेबिट बैलेंस गिवन रहेगा। ये अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का कंडीशन है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट का कंडीशन है, तो दोनों ऐसे कंडीशन में हमको नेगेटिव से उस अमाउंट को स्टार्ट करना है। मतलब वो अमाउंट हमको नेगेटिव शो करनी है, उसको प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब आती है हमारे पास में डिफरेंट रीजंस कि हमारा जो क्या बोलते हैं पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है वो कैश बुक से टैली क्यों नहीं करी है, इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, ठीक है। तो हमें वो रीजंस अभी हमें समझने हैं कि वो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ओके। तो फर्स्ट रीजन होता है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। फर्स्ट रीजन हमारे पास में क्या रहता है, चेक deposited in the bank but not credited by bank, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस का रीजन है वो ये वाला है कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है ए, एग्जाम्पल है ए एक बिजनेसमैन है, ठीक है। इसको इसके कस्टमर से इसको क्या हुआ, 5000 रुपीज़ का चेक रिसीव हुआ,
ओके। तो इसने 5,000 रुपीज़ का जो चेक था बैंक पे डिपॉजिट तो करवा दिया, बट बैंक ने अभी तक उसको चेक को क्लियर नहीं किया, मतलब उसको कि उसने अभी तक कस्टमर ये ए के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेक डिपॉजिट इन द बैंक। ए को अपने कस्टमर से 5,000 रुपीज़ का चेक मिला था, बट उसने उसको अभी तक उसने बैंक में तो वो चेक दे दिया है, ठीक है, डिपॉजिट तो करवा दिया, बट बैंक ने ए के अकाउंट को अभी तक इंक्रीज नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो आपको ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर वो जब ऐसा ट्रांजेक्शन आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको किस से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से, या बैंक स्टेटमेंट के, ये आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5,000 रुपीज़ बैंक ने इंक्रीज नहीं किया है अपने पास में, जबकि मैं कैश बुक में उसकी एंट्री कर चुकी हूँ, कैश बुक में मैं इसको डेबिट कर चुकी हूँ, कैश बुक में इस 5,000 रुपीज़ को मैं इंक्रीज कर चुकी हूँ, बट बैंक स्टेटमेंट में अभी भी इंक्रीज करना पेंडिंग है, बैंक स्टेटमेंट में अभी भी इंक्रीज करना पेंडिंग है। तो मुझे कहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मैंने ऐड करा हुआ है, तो मुझे वापस से इसको यहाँ पे आके माइनस करना है, इस 5,000 रुपीज़ को मुझे यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि मैं अपने कैश बुक के अकाउंट को पासबुक के अकाउंट से टैली करना चाहती हूँ, है ना, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मेरा ये वाला कंडीशन है, कैश बुक का बैंक क्रेडिट है ना, कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो उस केस में भी मुझे यही सेम चीज़ करनी है। स्टार्ट तो नेगेटिव से होगा, बट इसको मुझे जो 5,000 रुपीज़ से मैंने मेरे बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम का अकाउंट का अमाउंट इंक्रीज़ किया था, उसे वापस से मुझे कम करना है। कम क्यों करना है, क्योंकि बैंक में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ पर भी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर भी इसको रिड्यूस कर दिया, ओके। अब मान लीजिए मैं अपने बैंक स्टेटमेंट को किससे टैली करना चाहती हूँ, कैश बुक से टैली करना चाहती हूँ, तो मेरे को जो भी एंट्रीज करनी होगी मेरे को मेरे बैंक स्टेटमेंट में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मेरा बैंक स्टेटमेंट में मुझे चेंजेस करने हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश बुक में तो मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया था बैलेंस को, कैश बुक में तो 5,000 रुपीज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिए थे, बट बैंक स्टेटमेंट में अभी भी ये पेंडिंग है, बैंक स्टेटमेंट में अभी भी इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, पेंडिंग है। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे बैंक स्टेटमेंट में चेंजेस करी तो वहाँ जाके मुझे इसको इंक्रीज़ करना है, ओके। सेम वे में ये भी बैंक स्टेटमेंट है और बट इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे जाके इस 5,000 रुपीज़ को इंक्रीज़ करना है, ओके। तो वही चीज़ है कि आपको ये चेक करना है कि आपने क्वेश्चन किस से स्टार्ट किया है, कैश बुक से स्टार्ट किया है कि पासबुक से स्टार्ट किया है, बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है, ठीक है। जब चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो उस केस में तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पासबुक में चेंजेस कर रही हूँ, तो वहाँ पर जाके मुझे दोनों साइड ही इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट नहीं किया। सेम वे में अगर मैं कैश बुक से मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे अपने मेरे को कैश बुक में चेंजेस करने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कैश बुक में इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस का रीजन। सेकंड जो रीजन है डिफरेंस का वो है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है ए, उसने क्या किया, अपने किसी कस्टमर को पेमेंट करना था। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ए एक बिजनेसमैन है, उसको किसी को पेमेंट करना था, ठीक है। उसका एक कस्टमर होगा एक्स, उसको वो पेमेंट करना चाहता है। अब पेमेंट करने के लिए उसने 10,000 रुपीज़ का चेक इशू कर दिया, ठीक है, बट उसने अपनी तरफ से तो उस अमाउंट को क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। उसकी कैश बुक में से तो उसने 10,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए, बट बैंक ने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, तो बैंक में अभी भी उसका पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कैश बुक में से तो एक ही कैश बुक के बैंक कॉलम में से तो ये अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, वहाँ से तो ये अमाउंट डिडक्ट हो गया, ठीक है, बट बैंक स्टेटमेंट में अभी भी डिडक्ट होना पेंडिंग है, बैंक स्टेटमेंट में अभी भी डिडक्ट होना पेंडिंग है।
अब हम क्या करेंगे, हम चारों में से कौन सी कंडीशन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अब देखिए, अगर मुझे कैश बुक में चेंज करना है ना, तो कैश बुक में मैं ऑलरेडी डिडक्ट करी हुई हूँ, ओके, बट बैंक ने डिडक्ट नहीं किया, तो कैश बुक में मैं इसको ऐड बैक कर लूँगी, क्योंकि मेरे बैंक ने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, तो मुझे अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक से टैली करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, वापस से इसको ऐड बैक कर लूँगी, वही चीज़ कैश बुक में यहाँ पे ऐड बैक होगी, ठीक है। अगर मैं क्या कर रही हूँ, चेंजेस कहाँ पे कर रही हूँ, अपने बैंक स्टेटमेंट में कर रही हूँ, है ना, तो मुझे अपने बैंक स्टेटमेंट को किससे टैली करवाना है, कैश बुक के बैलेंस से टैली करवाना है। तो अगर मेरी कैश बुक में डिडक्ट हो चुका है, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट में भी इस अमाउंट को 10,000 के अमाउंट को डिडक्ट करना है, ओके। सेम वे में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में भी, अगर मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो वहाँ पे मुझे ऑलरेडी बैलेंस से, मैंने नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट किया था, अब मुझे ये 10,000 रुपीज़ भी यहाँ पे आके डिडक्ट करने हैं, क्योंकि बैंक यहाँ पे कैश बुक तो डिडक्ट कर चुकी है, बट बैंक में डिडक्ट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे चेंजेस करी हूँ बैंक स्टेटमेंट में, तो मैंने यहाँ से उसको डिडक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। अब आती है थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन के अंदर ये हमको क्या बोलता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। अब एक बिजनेसमैन है, उसका एक कस्टमर था एक्स, इसका एक कस्टमर था एक्स, इसने क्या किया, एक्स ने 5,000 रुपीज़ डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करा दिए, ओके। किसके बैंक में, ए के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक ने तो उसको क्या किया, बैंक ने उस बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, ओके। इंक्रीज मतलब क्रेडिट कर दिया, बैंक इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करती है, डिक्रीज करती है तो क्या करती है, डेबिट करती है। बैंक ने तो उस बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, बट कस्टमर के कैश बुक के बैंक कॉलम का अभी भी जो बैलेंस है वो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, अभी भी उसने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक ने यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, कस्टमर ने जो है सीधे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो अगर मुझे कैश बुक से एंट्री करनी है तो मैं कैश बुक में तो क्या करूँगी, बैंक ने अपना बैलेंस इंक्रीज करा तो मुझे भी यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर, ओके। अगर यही चीज़ मैं पासबुक से क्वेश्चन को सॉल्व करी हूँ बैंक स्टेटमेंट से, तो मैं चेक करूँगी कि ए ने अपनी बुक में एंट्रीज नहीं करी है, और तो फिर मेरे को पासबुक में से भी इस डिपॉजिट को हटाना पड़ेगा, ओके। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर से क्वेश्चन स्टार्ट करें तो मेरे को वहाँ पे माइनस करना है, जबकि कैश बुक से अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे बैंक ने इंक्रीज करा है बैलेंस, तो मुझे कैश बुक में इंक्रीज करना है। यहीं पे अगर मैं बैंक स्टेटमेंट से चेक करती हूँ क्वेश्चन को, तो वहाँ पे देखती हूँ कि अगर है ना ए ने अपनी कैश बुक में इंक्रीज नहीं किया है और जबकि बैंक ने इंक्रीज कर रखा है, तो मुझे यहाँ से उसको डिडक्ट करना है 5,000 रुपीज़ को, ओके। ये हमारी थर्ड कंडीशन हुई। नेक्स्ट आती है हमारे पास में फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में ये हमको बोलता है इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस रिकॉर्डेड बाय अ बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट। इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस एक्सेट्रा recorded by a bank in traders account, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है बैंक जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है बैंक ट्रेडर से कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है या कोई कमीशन चार्ज कर रही है ना, कुछ भी कमीशन ये सब चार्ज कर रही है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक कुछ चार्जेस लगाती है, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक है ना, जो कस्टमर है ए, उससे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया या कमीशन चार्ज किया, कितने का, 500 रुपीज़ का, ओके। अब बैंक ये वो मनी क्या करेगी, कस्टमर के ए के अकाउंट में से 500 रुपीज़ रिड्यूस कर देगी, है ना। तो कस्टमर का जो अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट के अंदर
कस्टमर का जो अकाउंट रहेगा, ए का जो अकाउंट रहेगा वो हो जाएगा डेबिट, 500 रुपीज़ से कम हो जाएगा, यानी कि ये बैंक ने रिड्यूस कर दिया है। ओके, अब बैंक ने तो रिड्यूस कर दिया है बट अभी कस्टमर का रिड्यूस करना पेंडिंग है। ए ने जो किया है अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में अभी तक भी रिड्यूस नहीं किया है ना, तो वहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ए के पास में अभी पेंडिंग है तो हमें यहाँ पे दोनों को टैली करवाने के लिए कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हो सकता है हम कैश बुक में अगर एंट्री कर रहे हैं ना, कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके मेरे को इसको बैंक चार्जेस को रिड्यूस करना होगा। वहीं पर अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में एंट्री कर रही हूँ है ना, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर ए ने अगर एंट्री नहीं करी है तो बैंक को भी उसको ऐड बैक करना रहेगा। तो बैंक स्टेटमेंट में मैंने ऐड बैक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट कमीशन चार्जेस, अगर कुछ भी बैंक चार्जेस डायरेक्ट कट कर लेती है, डेबिट कर लेती है, और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है ए को बाद में मिलेगी, तो हो सकता है कि ए इसकी एंट्री तो बाद में करेगा है ना, बट तो तब तो हमें उससे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट शो करने होंगे ताकि दोनों के बैलेंस टैली हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमको बोल रहा है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक। अब देखिए ऐसा हो रहा है इसके अंदर कि चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक बिजनेसमैन है, इसको कस्टमर से 5000 रुपीज़ का चेक मिला। अब चेक मिलते इसने अपने कैश बुक में का तो बैलेंस इंक्रीज कर दिया, बट बैंक ने अभी तक भी इसकी एंट्री नहीं करी, बैंक ने अभी तक भी इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक स्टेटमेंट का अभी भी बैलेंस 5000 से कम है, अभी भी पेंडिंग चल रहा है ये डिपॉजिट करना। तो उस केस में क्या करना है कि अगर इन केस कैश बुक से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं है ना, तो अगर कैश बुक से कर रहे हैं तो 5000 रुपीज़ में कैश बुक में ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुकी हूँ, तो मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं पासबुक से क्वेश्चन को कर रही हूँ तो 5000 मैंने अभी तक भी उसमें ऐड नहीं किए हैं, तो मेरे को पासबुक में ऐड करने पड़ेंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको किससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजंस लेने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है अमाउंट recovered on behalf of a trader, on behalf of a trader and credited to his account by bank but not recorded in cash book। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग क्या कह रहा है कि बैंक के पास में राइट्स होते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन का कोई कस्टमर है वो डायरेक्टली उस बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ए एक बिजनेसमैन है, एक्स उसका एक कस्टमर है। अब इस एक्स ने क्या किया कि इस ए को कुछ पेमेंट करना था 5000 रुपीज़ का, है ना। अब इसने सीधे एक्स ने 5000 रुपीज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके सीधे उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया।
बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, किसके, ए के बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, 5,000 रुपीज़ से एक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। बट ये इन्फॉर्मेशन बैंक ने अभी तक ए को गिवन नहीं है, दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ए ने अभी तक भी अपना कैश बुक का बैंक कॉलम को इंक्रीज नहीं किया है, कैश बुक का बैंक कॉलम अभी भी पेंडिंग है इंक्रीज करने से, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ए का जो बैंक अकाउंट है, एक्स ने डायरेक्ट उसमें मनी डिपॉजिट कराया, तो वो तो क्रेडिट हो गया, इंक्रीज हो गया। बट बैंक ने उसको क्या है, ए को है ना इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है, तो ए ने अभी तक भी कैश बुक के बैंक अकाउंट को इंक्रीज नहीं किया है ना, तो वो अभी भी पेंडिंग है। तो उस केस में क्या करना है, अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट किसके बिहाफ पे रिकवर करा है, जो ट्रेडर है ए के बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर लिया है, ठीक है, और उसको क्रेडिट भी कर दिया, मतलब कि उस अमाउंट को डिपॉजिट भी कर दिया उसके बैंक अकाउंट में, ठीक है। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट अभी तक ए की खुद की कैश बुक में ये अमाउंट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो उस केस में अगर कैश बुक है तो वहाँ जाके हमें ऐड करना है इसको, हमें ये अमाउंट डिपॉजिट करना रहेगा। और अगर पासबुक है तो पासबुक में हम क्या करेंगे, अगर कैश बुक में ऐड नहीं है तो हमें पासबुक से भी माइनस करना रहेगा इसको, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक but left unrecorded in कैश बुक। देखिए ए ने क्या किया, एक बिजनेसमैन है, इसको एक्स को पेमेंट करना था, ठीक है, एक्स को एक पेमेंट करना था। तो इसने क्या किया, ए ने एक्स के नेम पे एक चेक लिख के दिया 5,000 रुपीज़ का, और ये जो इसने क्या किया, इस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर दिया और बैंक ने भी वहाँ पे इस 5,000 रुपीज़ एक्स को पे कर दिए। तो बैंक स्टेटमेंट से 5,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, माइनस हो चुके हैं, यानी कि ए का जो अकाउंट है वो डेबिट हो गया यहाँ पर। बट ए ने अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री करना भूल गया, ए इसको डिडक्ट करना भूल गया, ठीक है ना। तो कहाँ पे अभी पेंडिंग चल रहा है, कैश बुक में अभी भी पेंडिंग चल रहा है ये पेमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट से तो डिडक्ट हो चुका है, डेबिट हो चुका है, बट ए कैश बुक से अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी कि डिडक्ट नहीं हुआ है कैश बुक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैश बुक से डिडक्ट करना पड़ेगा इस पेमेंट को, ठीक है। और अगर मैं पासबुक के थ्रू करती हूँ तो पासबुक में मुझे अगर कैश बुक में से डिडक्ट नहीं हुआ है तो, और मैं क्वेश्चन को पासबुक के थ्रू करूँ तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा पासबुक में, ओके। कैश बुक में अगर हम करते हैं अगर कुछ भी एडजस्टमेंट तो उस केस में तो मैं इसको डिडक्ट कर दूंगी, और पासबुक के बैंक या फिर बैंक स्टेटमेंट में हम कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में मुझे ये 5,000 रुपीज़ का चेक वापस से ऐड बैक करना है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन आता है पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। but not recorded, payment made by bank but not recorded in cash book। देखिए कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे खुद पेमेंट कर देता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रीमियम है ना, कस्टमर जो बिजनेसमैन है ए, अब इसने बैंक को राइट्स दे रखे हैं कि जब भी मंथ की 5th डेट आती है, हर मंथ की 5th डेट को आपको क्या करना है, प्रीमियम डिपॉजिट करवाना है, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम डिपॉजिट कराना है, कितने अमाउंट का, 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब बैंक जब भी 5th डेट आएगी तो उस टाइम पे कस्टमर के अकाउंट में से 2,000 रुपीज़ रिड्यूस कर देगा, माइनस कर देगा। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये 2,000 रुपीज़ हर बार डेबिट होते जाएंगे, ठीक है। बट कस्टमर कब रिड्यूस करेगा, कस्टमर की कैश बुक के अंदर तब रिड्यूस होंगे जब बैंक उसको इन्फॉर्म करेगा,
ठीक है। तो तब तक तो वहाँ पे अभी तक रिड्यूस हुआ नहीं, वहाँ पे रिड्यूस होना अभी भी पेंडिंग है, तो वापस से डिफरेंस जनरेट हो चुका है। ओके। तो उस केस में हमें डिफरेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट ने 2000 रुपीज़ डेबिट कर दिए, तो हमें कैश बुक में भी इन 2000 रुपीज़ को डिडक्ट करने हैं। ठीक है। अब हो सकता है हम पासबुक के थ्रू इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, यानी कि कैश बुक में अभी भी 2000 रुपीज़ डिडक्ट होने बाकी है, तो मैं बैंक स्टेटमेंट में ये 2000 रुपीज़ ऐड बैक कर लूँगी, यानी कि जो मैं डिडक्ट किए थे वो वापस से मैंने ऐड बैक कर लिए। तो इससे जो हमारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों के अंदर, कैश बुक एंड पासबुक में, वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कितनी सारी एरर्स होती है जिसकी वजह से हमारे दोनों जो बैलेंस होते हैं वो टैली नहीं करते हैं। तो उन एरर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इनमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ लेस करना होता है। ठीक है। तो ये सब जो एरर्स के जो रीज़न थे वो सब मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। अब कल हम इसके जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है। हैव ए गुड डे, बाय बाय।